अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? और कल आपकी मुलाकात कराई थी बाकर भाई से और मेरी बड़ी ख्वाहिश है, आपको कल भी बताया था कि बाकर भाई अब इस चैनल पर हमारे साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जुड़ें और ये अब तक ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। और अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता मालूम चलेगा, पटारे में से बहुत कुछ निकालेंगे ये कि ये क्या चीज़ है। और उसके अलावा जो है बता दिया था, बहुत से दोस्त हैं जैसे अंकित हैं और एक दो नाम मुझे याद हैं, एक दोस्त देव हैं, उन्होंने भी इनबॉक्स किया और उन्होंने कहा यार वासिफ भाई आपने बड़े अच्छे इंसान का इंतखाब किया। ये वो लोग हैं जो नीचे की सतह पर बच्चों की तरबियत करते हैं, उन्हें बड़ी बेसिक्स बताते हैं और ये कहीं ना कहीं छुप जाते हैं फिर, और इनकी खिदमात होती हैं लेकिन ये आगे नहीं आ पाते। बिल्कुल ऐसा ही है, सर्टिफाइड लेवल 2 कोच हैं। और आने वाले दिनों में ज़रा ये कोरोना वगैरह ख़त्म हो जाए तो ये जो अकेडमीज रन करते हैं, क्रिकेट स्कूल ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो इदारे हैं या दीगर जगहें हैं जहाँ इनकी खिदमत हैं, वहाँ इंशाल्लाह जाकर हम प्रैक्टिकली आपको वीडियोस बनाएंगे और बच्चों की ग्रूमिंग होगी। वहाँ इन्होंने एक दो दफ़ा मुझे भी मदऊ किया है, मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। और वहाँ हमने भी बच्चों को छोटे से लेक्चर्स वगैरह दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं। जितनी हमें कोई छोटी मोटी सी चीज़ है कि बच्चों को स्पार्क मिले और ज़रा जान आए उनमें, तो उन तक ट्रांसफ़र किया है, उन्हें मोटिवेट किया है जाकर। तो काम करते रहते हैं हम इनके साथ इस किस्म के अक्सर, और आने वाले दिनों में वीडियोस करेंगे, ग्राउंड्स में भी करेंगे, बच्चों की कोचिंग होते हुए भी करेंगे। ये बताएंगे कि ऐसा नहीं है एशिया में क्रिकेट कम होती है, एशिया में अब भी वही पैशन है। खुसूसन इंडो पाक की अगर बात करें, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत पैशन है। छोटी उम्र से ही जो है बच्चे आज भी चाहते हैं कि वो बड़े क्रिकेटर बन जाएं और जाते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं। अगर उन्हें सही एक राह दिखा दी जाए, इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, बाकर कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम है। और इनकी टीम का एक और अहम पार्ट है जो वहाँ बच्चों के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जुड़े हुए होते हैं। तो वो भी जब हम कभी बाहर जाके वीडियो बनाएंगे तो उनसे भी आपकी एक मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। तो बहरहाल कल जो हमने बात की मैच फिक्सिंग की, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने पूछा वसीम अकरम, तो भाई हमने कहा हमारी कोई बात नहीं है। बात यह है कि जस्टिस कय्यूम, और ये तो अदालती रिपोर्ट थी, कमीशन बना था और लीगल मैटर है और लीगली ये ऐलान किया गया था कि इन लोगों उस रिपोर्ट में नाम थे, जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट, बिल्कुल उसके अंदर नाम थे। और अब्दुल कादिर साहब ने ये बताया था, मरूम ने, तो उनके ही बयान को हमने कोट कर बात की। अच्छा, आज भी हम बात करेंगे मैच फिक्सिंग, और आज बात करेंगे दी बिगेस्ट मैच फिक्सिंग सागा। ये पाकिस्तान तक आ रहा है, ये आ रहा है इसकी दीवार। जरा बताइएगा क्या हुआ था हंसी करोनिया साहब का। सर जो सीरीज आपको बताइए, जब इंडिया में अफ्रीका की टीम मौजूद थी और उससे पहले जब मुकेश गुप्ता से अजहरुद्दीन ने मुलाकात करे, हंसी करोनी के और कोच कपिल देव थे, तो उस दौरान जो मुलाकात हुई तो बताइए, हमारे दोस्त हैं अजय, उनके भाई भी अजय गुप्ता और मुकेश गुप्ता और अजय गुप्ता दोनों भाई। और इस तरीके से जब मुलाकात जो बाद में बदली, क्रिकेट इंडस्ट्री पे पहुंची, ग्राउंड पर पहुंची, तो उसके असरात भी नजर आने लग गए एक सीरीज के अंदर, जब हंसी करोनिया साहब किसी न किसी तरह फंस गए उस काम में और फिर उन्होंने बाद में एक्सेप्ट भी किया इस बात को। पहले उनके बोर्ड ने डिनाई किया सीरीज के दौरान, जैसे अपने मुल्क पहुंचे तो उन्होंने ओपनली कहा कि जी मैं इसमें मुलव्विस हूं। उनके साथ साथ कई नाम भी और नजर आए। सोने पे सुहागा ये था कि कहानी हंसी करोनिया से मूव होके जब सीबीआई ने टेक ओवर किया है ना, जब कहानी बड़ी असल बड़ी जी शदीद रेड्डी थे, रितेश रेड्डी जो सीबीआई के मुकेश रेड्डी ने, तो रेड्डी साहब ने जब रेडी किया है ना इन सबको, तो बात बोलती गई। तो फिर हंसी करोनिया का पहला कहना ये था कि यार ये जो गुप्ता है मुकेश, इससे मेरी मुलाकात अजहरुद्दीन ने 1996 में करवाई थी जब हम यहाँ टूर पर आए थे, और फिर तस्लीम किया। फिर ये है कि अजहरुद्दीन, जब कहानी आगे बढ़ती है, सीबीआई तहकीकात करती है, नैन मोंगिया के घर भी छापा पड़ता है, अजहरुद्दीन के घर मनोज प्रभाकर भी इसका बड़ा कलीदी रोल थे। मनोज प्रभाकर बड़े एवरेज क्रिकेटर थे माजरत के साथ, लेकिन इन चीजों में वो बड़े हाई फाई थे। और वो फिर बाद में कहानियां खुली कि सलीम मलिक से भी मुलाकातें हुई हैं, गस लोगी को भी फोन पे था। और मनोज प्रभाकर ये भी कहते थे, मुकेश गुप्ता जब बाद में पेश हुआ सीबीआई के यहाँ, सरप्राइज विजिट हो गया था उनका, खुद ही चले गए थे। तो उन्होंने बताया था कि भाई वो मुझे भी क्या, अजय क्या कहते हैं, मनोज प्रभाकर कहते थे कि सिद्धू भी मेरे साथ है। और हंसी करोनिया ने क्या क्लेम किया था कि भैया मैंने हर्षल गिब्स को इतने पैसे दिए, लेकिन उसने तो 75 रन कर दिए पैसे लेके। उसके बाद वो एक बॉलर था, वो जो काला बॉलर था विलियम्स, तो वो विलियम्स अनफिट हो गया था, 2 ओवर करा के, यानी वो काम बन नहीं सका था जो रिक्वायरमेंट्स थी। 15,000 पीटर स्ट्राइडम जो एक ऑलराउंड टाइप लेफ्ट आर्म बॉलर था, उनका स्पिनर, तो पीटर स्ट्राइडम भी जो है वो फिर बाद में ये था कि यार ये गिल्टी पार्टी नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया था। तो अजहरुद्दीन पर ये बातें आई, फिर अजय जडेजा पर आई। और अजहरुद्दीन ने पहले ये हुआ कि जो सीबीआई की तहकीकात हुई तो उसमें अजहरुद्दीन ने 3 मुकाबले कबूले थे
ऐसे कि यार ये मैंने फिक्स किए हैं। अच्छा ये शर्मा जो है अजय शर्मा ये एक ब्रिज का काम करता था मुकेश से ये कंसल्टेंट थे, यानी फिक्सिंग कंसल्टेंट थे। तो ये जो अजय शर्मा साहब थे भाई, ये अजय शर्मा साहब ने जो है वो पहले मुकेश गुप्ता से मुलाकात हुई, ये मैं आपको बता रहा हूँ मिड 80s से आगे की बात, 88 वगैरह की बात कर रहा हूँ, ये मैं 90s से पहले, ये 80s का ही एरा था। तो उसके बाद उन्होंने उनसे टोकन मनी एप्रिसिएशन मनी ली, उसके बाद उन्होंने आगे जाके उन्हें यकीन दिलाया कि मैं रवाबित बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा और पकड़ूंगा लोगों को आपके लिए। अच्छा ये जो शर्मा है अजय शर्मा और एक साहब हैं, ये इनका रोल वहां भी आ रहा है कि इन्होंने जो है ना 1996 में जब ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी तो मैच का रिजल्ट करने के लिए उसको ग्राउंड्समैन को जो है ना वो 50,000 दिए, 50,000 दिए और कहा कि भाई अंडर प्रिपेयर पिच बना दो, छोड़ दो इसे, पूरी नहीं बनाओ। बिल्कुल सही है ना, कच्ची विकेट जिसे हम कहते हैं ना, ऐसा ही है। तो कच्ची विकेट तो वो फैसला होना है ना उस पे, उसमें असल में फैसला होना है। वो मेन बात जो बुकीज की थी वो ये थी कि उस पे फैसला हो जाएगा। तो ये जो अजहरुद्दीन साहब है, बात ये है कि ये भारत के बड़े अरसे तक कप्तान रहे और मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ, भारत के पास आज जैसी बैटिंग, कंप्लीट बैटिंग वैसी नहीं थी, बॉलिंग उस पाई की नहीं थी, अब अच्छे बॉलर्स आ गए। लेकिन मैंने बड़े मैचेस देखे इंडिया के, मुझे ऐसा लगता था कि यार अजहरुद्दीन तो बड़ा लगातार फेल भी होते थे, तवातुर के साथ फेल होते थे। यानी वो अजहरुद्दीन जिसने आके अपने पहले 3 टेस्ट मैचेस में 300 कर दिए, ऑल ऑफ द सडन वो इतना कमजोर प्लेयर हो गया कि वो 5-5, 6-6 मैच में लगातार 12, 10, 14, 15, 3, 4 आउट। अजहरुद्दीन को मैंने अजहर महमूद के आगे बेबस देखा है यार, वो भी शारजा जैसी कंडीशन में। बिल्कुल आपने सही दोहराया, आपको याद होगा मैच शारजा में जब अजहर महमूद, ये भी वही बात है जैसे हमने कल कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स की बात की थी, लेजेंडरी प्लेयर्स ग्रेट प्लेयर्स, तो ये ग्रेट प्लेयर, वो भी ये भी ग्रेट प्लेयर थे अजहरुद्दीन। बिल्कुल जी, इंडिया के लिए ग्रेट रहा है। एक फिल्म भी बनी थी इमरान हाशमी को लेके इन पर, बिल्कुल उसमें पूरी कहानी सिखाई है ना। एग्जैक्टली। अच्छा मैंने देखी नहीं है वो मूवी के कुछ क्लिप्स देखे जो मुझे याद है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मैच के दौरान जैसे फिक्सिंग यार मतलब ये जो मुस्कुराहटे है ना भाई, ये तफरी वाली नहीं है, याद रखिएगा। मसला है हंस इसलिए रहे हैं कि जो क्रिकेट का खेल है, हम खुद इस पर बात करते हैं ना, हम तो स्टूडेंट ऑफ द गेम अपने आप को कहते हैं, ऐसा ही है। लेकिन बात ये है कि भाई ये किस दायरे कार में होता है, ये कौन से लोग 10-10 साल क्रिकेट खेलते रहे, ये अजहरुद्दीन, ये इंजमाम उल हक, तो जिनके लिए फैसले हुए हैं, सलीम मलिक तो इटसेल्फ एक स्टोरी है, उसमें तो बहुत बड़ा प्रोग्राम बनता है। हालांकि शायद उसमें मनोज परवारकर आ जाएंगे कि दोस्ती कराने वाले वही थे, दी रेड सलीम मलिक। तो बात यह है कि आकिब जावेद पे कभी वो बहुत आसान कैच छोड़ देते हैं इंग्लैंड में, कभी कहीं छोड़ देते हैं, तो बड़े बड़े गेम उन्होंने किए हैं। और सलीम मलिक ने तो वो जो विल्स 11 और वो इंडिया का होता था उसमें भी रनआउट, आखिरी प्लेयर ये रनआउट हो गए थे, 4 रन से मैच हरा दिया था इन्होंने। ये देखिए यही बात समझ, वहां भी मुकेश गुप्ता की बातें जरा सामने आती हैं, बात खुलती तो बहुत दूर तक जाती हो, तो फिर सेटिंग से दबा दी गई दोनों बोर्ड के मिलके बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, पावर बहुत था। नहीं जग हसाई होती है असल में, देखें दबाता कोई नहीं है। लोगों ने कहा कि यार ये स्टार है, उस वक्त क्रिकेट उतनी एक्सेल नहीं कर चुकी थी जितनी अब कर चुकी है। एक फॉर्मेट था जिसमें जान थी, टेस्ट क्रिकेट में इतनी जान होती थी कि आप उसको थोड़ा थोड़ा फॉर ग्रांटेड देख लेते थे। आपको मालूम होता था कि टेस्ट मैच है यार, 2 दिन के बाद आपके सामने नतीजा होता था कि इस पिच पे मैच ड्रॉ हो जाएगा, मोस्टली ड्रॉ हो जाता था। अगर किसी मैच का नतीजा आना होता था तो उस वक्त मैचों के नतीजे बहुत ज्यादा नहीं आते थे। 80s के बाद भी नहीं आए और 90s के बाद भी कम आए। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया आई ना 4 रन फी ओवर वाले स्टाइल ऑफ प्ले में, 4.25 मैथ्यू एडन तो जस्टिन लैंगर तो एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग के रुकना ही नहीं है, डेमियन मार्टिन, मार्क वो, यानी गेम को लेके चलना है। तो वहां से फिर जो है ना क्रिकेट की शक्ल बदली। तो बाकर भाई फिर ये हुआ कि अंसी करोनिया जो पता ही नहीं चला कि कैसे इंतकाल हो गया, कैसे मर गया, ऐसे लोगों को पता भी नहीं चलता ना। नहीं तो अंसी करोनिया ने जो वो 10,000 उस पे भी जुर्माना हुआ था ना, $10,000 आई थिंक जी। वो जो लड़का था बॉलर जो अनफिट हो गया था जी, वो विलियम जो हर्षल गिब्स को 20 रन का जो मामला हुआ, तो वो हर्षल गिब्स ने तो उसमें शायद 70-75 रन कर दिए थे, तो हर्षल गिब्स ने तो रन कर दिए थे और फिर 50-60 हजार $50,000 विलियम पे भी लगा। फिर निकी बॉय को भी अक्सर प्रमोट कर दिया जाता था और वो रन बना देते थे, लेकिन निकी बॉय भी आप देखे तो खामखा सारे मैच खेलते थे बहुत। और एक ऑफ स्पिनर थे अगर आपको याद हो, साउथ डेविड क्रुक्स, उनसे अटैक करवा दिया गया, डेरिक क्रुक्स जी, उनसे अटैक करा दिया, जबकि इस तरह का बहुत ऑलराउंडर था वो। 2000 में जब पाकिस्तान ने शारजा का फाइनल जीता और भारत भी मौजूद था ऑस्ट्रेलिया नेशन सीरीज में, तो वहां था डेरिक क्रुक्स
और डेरिक क्रुक्स ने इमरान नजीर को उस फाइनल में स्टंप कराया था 69 पर। ऐसा ही है। इमरान नजीर बहुत अच्छा खेल रहा था, वो पहले ही आगे निकल गया था। अच्छा, ये हिस्ट्री आपको मिलेंगी ना तो जरा ज्यादा एवरेज क्रिकेटरों की मिलेंगी आपको, जिनको बाद में दुनिया ने लेजेंड कहा थे नहीं। जैसे कि नयन मोंगे की मिसाल दें, मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कीपर नहीं था, इंडिया में जगह थी। मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक वो वक्त भी आ गया कि महेंद्र सिंह धोनी भी खड़े हुए थे, तो फिर कार्तिक को चांस नहीं मिलता था। अच्छा प्लेयर है, ठीक है, आलमी सतह पर उतना परफॉर्म नहीं किया। अब देखें ऋषभ पंत खड़ा हुआ है, संजू सैमसन खड़ा हुआ है, पीछे ईशान किशन तैयार है, बीच में मतलब जी हाँ। तो ब्लेसिंग जो आज है ना, वो उस वक्त थी नहीं। उस वक्त मसला ये था कि नैन मोंगे आया तो आता ही रहा। वो बाद में जाके वो आ गया, वो जो बेचारा बाद में कमेंट्री करता था, सबा करीम। वो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्लेयर नहीं, आलमी सतह पर साबित नहीं हुआ, डोमेस्टिक में तो होगा। फिर वो बाद में 99-2000 में जो है वो दीपदास गुप्ता अच्छा प्लेयर था। हाँ, वो तजिया भी अच्छा करता। साजिश के तहत वो देखें, हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। क्रिकेट की बड़ी समझ है दीपदास गुप्ता साहब को, मैंने उन्हें सुना है, अच्छी बात करते हैं। और दीपदास गुप्ता ने बड़े 100 वो भी किए हैं इंडिया के लिए। और वो अच्छा, एक विजय दहिया को ये ले गए थे वहां पर, मुझे तो कभी भी समझ नहीं आया। वो तो कीपर पहले आते नहीं थे, तो लॉटरी लगी हुई थी नैन मोंगिया की। आज जब वो आते थे तो वो कमेंट्री में कहा भी जाता था, यार 60 रन रह गए, नैन मोंगिया बना लेगा। छोटे, हाँ बताएं, करें। हाँ, 4 स्क्वायर आपको याद होगा, बैट से खेलते थे नयन मोंगिया। हाँ बिल्कुल खेलते थे। 4 स्क्वायर अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, नयन मोंगिया और मनोज परवारकर तो नहीं देखे? ये अलामत था। देखिए, मैंने आपको बात दे दी, ये अलामत थी, बस ये समझ बता दें। आपने कुछ ना कुछ और भी पढ़ रखा है इस बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ। छुपाना नहीं है यहाँ कुछ, यहाँ सीधी बात करनी है। तो बस यही था कि यहाँ हम किसी के मातहत नहीं, हमें अपनी बात करनी है इखलाक और तमीज के दायरे में रहकर, और हम उसी तरह करते हैं। हमें ऐसी हकीकत बतानी है। मुकेश गुप्ता ने जो मुलाकात की हंसी करोनी से, जब 96 में उसके बाद 99 सीरीज हुई, उसमें आपने उसका इम्पैक्ट ज्यादा देखा मैच फिक्सिंग का। तो ये जब अजहरुद्दीन कबूल लेते हैं, बाद में वो कोर्ट में मुकर जाते हैं, अरसे के बाद उनके हक में फैसला आ जाता है कि यार कुछ साबित नहीं हुआ। तो वो जो 3 मैचेस रिकॉर्ड पर इन्होंने माने थे, बिल्कुल माने थे, तो अजहरुद्दीन का जो सियासी इन्फ्लुएंस था दक्कन हैदराबाद में, क्या वो आड़े आ गया? देखिए, जब वो वापसी उन पे लाइफ बैन हटा, तो उन्होंने कहा कोर्ट ने कि सस्टेनेबल नहीं था, इसलिए हमने इसको लाइफ बैन। अजय जडेजा को तो देखें, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन हटाया, 5 साल उन्होंने हटाया, फिर अजय जडेजा की वापसी की भी बात हुई, क्योंकि अजय जडेजा पर प्रूव नहीं हुई थी चीज उस तरह। असल किरदार वो कहते हैं इन्होंने मान लिया था, बिल्कुल। तो असल किरदार अजहरुद्दीन थे। तो बात यह है कि यार अगर आप टीम के कप्तान है भाई, मुझे टीम में यहाँ तो क्रिकेट खेलनी है। अब हर कोई तो वो नहीं होता ना, जैसे राशिद लतीफ और बासित अली साहब का हम छोटी उम्र से सुनते हैं कि उन्होंने रिवॉल्ट किया था कि नहीं भाई हम नहीं फिक्स कर सकते, सही बात, हम तो आ गए। अब वो बेचारे आज मजबूरन, अब क्या बोले, अभी वो बहुत पावर बहुत था ना अजहरुद्दीन का, तो वो सारे मजबूर थे, दोनों मजबूर होंगे, या तो क्रिकेट से खैर बात कह दें, या वो कप्तान की बात मान लें। और फिर थे भी एवरेज। यही सब वसीम अकरम वगैरह के टाइम पर ही होता था कि जो बात मानेगा वो टीम में रहेगा। अच्छा, फिर उस वक्त हम वकार को शरीफ बच्चा समझते थे, हमें पता नहीं था कि वो कितने अच्छे थे और कितने शरीफ थे, और बहुत ज्यादा शरीफ थे, वो बहुत ज्यादा टॉप के शरीफ हैं। मनोज परवारकर देखे ना आप, लगते कितने डिसेंट और बहुत सीधे सादे। यार वैसे भाई एक सीधी सी बात है, आप सब मेरे भाई हैं, आपको पता मैं डिप्लोमेटिक बात तो करता नहीं हूँ, आप सब मुझे इनबॉक्स में बड़ा प्रेज भी करते हैं कि आसिफ भाई आपकी भी जिसकी जो पसंद। यार एक बात बताऊं, मैं कहता हूं इंडिया ने अगर कोई सबसे फारिग क्रिकेटर खिलाया है ना, तो वो मनोज परवारकर। इतना लंबा खिलाया, मैं छोटा सा था, मैं देखता था वो बॉल करा आता था, अरे भाई वो छोटा खेला, इतना लंबा खिला दिया उसको, किसी बात के। यार वो तो तर निवाला बॉलर था, हल्की से उसकी बॉल आउट स्विंग नहीं हो तो क्या पिटाई लगती थी उसकी, हर ओपनर उस पर चढ़ाई कर देता था। मतलब मुझे पसंद ही नहीं था वो, एज अ प्लेयर भी नहीं पसंद। ऑलराउंडर कहते थे कि वो बैटिंग भी कर लेता है। यार अजीत अगरकार ने बड़ी तेज तरीन विकेट्स ली, 1.5 विकेट थी वो, विकेट पर मैच की औसत से ऊपर, में तो बहुत अच्छे और बड़े बॉलर में शुमार होने लग गए। अजीत अगरकार बहुत टैलेंटेड था, उतना अचीव नहीं कर सका विद द बैट भी। वही बात मैं कहता हूँ कि इंडिया की जब तेंदुलकर गंगोली द्रविड़ आउट होते थे, बैटिंग डूब जाती थी। बिल्कुल। फिर वो जब आता था ना अगरकार, 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली है उसने 3-4, लेकिन वो फिर बेचारा दब जाता था। मुझे एक इनिंग याद है, भले वो जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ 65 या 67 की, मैंने वहां देखा अजीत अगरकार का बस ड्रॉबैक ये था कि उसका बल्ला बड़ा यूं करके आता था पॉइंट और गली में से यूं करके ना, तो इसमें बड़ा लेट हो जाता था वो खेलने में, तो वो बहुत ज्यादा लेट हो जाता था उसमें ना, कि गेंद को वो कैसे लाए। समटाइम्स मैंने देखा कि वो लेट आता था गेंद पर, लेकिन वो अच्छा क्लीन स्ट्राइकर था। इस हाइट के साथ 5'8" वगैरह की हाइट पे, 5'9" होगी मैक्सिमम, उस पर बड़ा तेज बॉल भी करता था, 138 140 तक जाता था। लेकिन बस वही बात थी कि बैकअप बॉलर बनाया उसको, नया बॉल भी दिया, तो वो स्विंग वाले मामलात करता था, आउट स्विंग।
अब अगर आप आगे गेंद करेंगे तो फिर आफरीदी टाइप हिटर्स वहां अब मौजूद कहेंगे क्या आप वैसे भाई इन सब के लिए, ये अजहरुद्दीन हो या हमारे क्या पाकिस्तान कहेंगे? तक बात पहुंची, हंसी करोनी तक बात पहुंची, हंसी करोनी इस तो गया ना। खेल में तो बहुत सारे लोग डूबे ना। खमियाजा हर्षल तो गिल को भी बैन लगा। नहीं, वो हर्षल तो फिर खेला, बाद में भी जी। खेला, तबाही खेला, फिर 2003 में उसने वो 6 छक्के भी मारे वर्ल्ड कप में, बिल्कुल। उसने तो सही खेला, उसने तो वसूली की, फिर उसने वो मैच भी शायद उसके बाद ही जितवाया, वो 434 जी, वाला बिल्कुल ऐसे 100, ही। यानी उसने फिर ये दिखाया कि यार मैं भाई मुल्क का आदमी हूँ। एग्जैक्टली, अंडन है वो बिल्कुल। ये जो कहानी हुई ना 2000 में, इससे फिर वो स्टीवो का जो कैच पकड़ के रिलैक्स थ्रो, फिर समझ रहे हैं ना बहुत बात सारी को? चीजें आपको सीरीज की वो फिर वाली बात, याद है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाली वर्ल्ड चीज। कप वाला जो थ्रो, फिर वही सेमीफाइनल, समझ Exactly. में आ नहीं रही है चीजें, फिर डाउट। लेकिन जो बंदा एक बार गंदा हो गया ना, उस पर आप हमेशा डाउट करते जाहिर सी हैं। बात है, देखिए शक की तो जब गुंजाइश प्रभाकर खुद ही है। जब ये मुकेश गुप्ता कहता है, देखिए मैं एक बात जानता हूँ, मुझे पता है ये लोग कैसे डॉक्टर अली रानी को काम मिस कर रहे हैं आप। अली ईरानी फिजियो थे भाई, बहुत जी। प्यारे फिजियो थे वो, उस काम में भी बड़े प्यारे थे वो। बहुत प्यारे थे वो जी, बहुत असल तो प्यार से काम करते थे, वो अजय मीटिंग कुमार, कराते थे, exactly. कहते थे आओ जरा मिलना है, मिलना है, सेटिंग, बिल्कुल। यानी वो टीम पे ले प्लेयर्स का जाना। खून वून तो ट्रेस हो रहा है, फिजियो गरीब का तो नहीं हो नहीं होता है, भले फिजियो तो बड़े बम्बाट थे माशाल्लाह, ऊपर से भी चमकते थे वो, ऊपर से भी चमकते थे, नीचे से भी चमकते और थे। कपिल देव साहब ने इसीलिए फिर रिटायरमेंट भी, हाँ, वो मतलब समझ गए कि गंद है, मतलब मैं कोचिंग से। ये बात नहीं कह रहा, देखें बड़े बड़े स्टार हैं, अगर पाकिस्तान में भी किसी ने कहा है तो हमने खुलकर बात कर दी, बिल्कुल खुल के बात की। लेकिन यार कपिल पाजी के करियर पर आप जो नजर डालते हैं तो कपिल देव साहब का ऐसा कोई मामला मिलता नहीं है नहीं माजी मिलता, में, बिल्कुल ठीक है। और वो सिर्फ टीम के कोच थे, तो उन्होंने इसीलिए वहां से शायद रिजाइन कर दिया, और बाद में कहा भी कि मैं गिल्टी नहीं हूं। गिल्टी नहीं हूँ, लेकिन भाई शरीफ आदमी यही करेगा ना, उन्होंने तो सबूत दिया कि भाई इस गन से दूर हो जाओ, मगर जब वरना नाम मैं भी- आता है तो लोग तो देखिए क्या सराहिए यार करते हैं, लोगों को तो कहना है। इंडिया की क्रिकेट की सबसे पहली बिगेस्ट अचीवमेंट कपिल देव के हिस्से में आई थी ना, 83 की वेस्ट इंडीज की टीम को हराना आसान नहीं था भाई, जो 79 80 जो था आपको पता है, 75 79 83 मिड 80s 90s तक, ऑलमोस्ट 90s तक वेस्ट इंडीज की जो टीम थी, 85 86 में जाके थोड़ा जोर टूटा था, उसके बाद 87 के रिलायंस वर्ल्ड कप में, क्योंकि गोभी के बारे में क्या, लांस गोभी तक बात पहुंची थी, गोभी तक भी पहुंच गए भाई, गैस लोगी का भी बताया उसने कि गैस लोगी को भी प्रभार करके टेलीफोनों का बड़ा जिक्र है, जब ये स्टिंग ऑपरेशन भी याद होगा, प्रभार का स्टिंग ऑपरेशन, बाद में जब वो घर पे छापे पड़े और बहुत सारी चीजें कहते हैं गैस लोगी को भी फोन करके उन्होंने कहा कि भाई सलीम मलिक तक नाम पहुंचा, सलीम मलिक को मिलवाया, तो मेरा ख्याल से फिर सलीम मलिक पे तो पूरा प्रोग्राम बनता है, सलीम मलिक ने तो कहा उस्ताद कढ़ाई मिल गई है, कढ़ाई ऐसी कढ़ाई मिल गई है, इसमें तेल खत्म होता ही नहीं है, पकौड़े डाले जाओ तले जाओ, डाले जाओ तले जाओ, और आपको पता है कि मलिक साहब बहुत कुछ करते थे सर, आपको तो साड़ू भी किसके थे? हाँ हाँ, तो दोनों, तो बस अब ये कि देखें यहाँ तो नयान मोंगिया से बात चलती है, लोग कहते हैं लोग इनबॉक्स में कह रहे हैं वासे भाई आप खुल के बता दें कि भाई वो फिक्सिंग जो है वसीम अकरम ने शुरू कराई, भाई ये बात, ये एविडेंस तो कहीं भी नहीं है कि किसने शुरू कराई, लेकिन कादिर भाई जैसा सूझबूझ रखने वाले मरूम क्रिकेटर, इतने साफ क्रिकेटर, जबरदस्त क्रिकेटर, और मैं बताऊं मैं भी आज के ही एरा में हूँ भाई, मैं बहुत ही छोटा था उस वक्त, तो मैं बस देख लेता हूँ, मुझे याद भी नहीं है, मुझे 87 का वर्ल्ड कप याद नहीं है यार, आई वाज जस्ट 4। अच्छा, तो वो कड़ी अगर कादिर साहब ने गई उसके बाद में प्रूफ 2000 लेकिन बाद में 4 साल पहले भी तो हुई, अगर आपको याद हो, जब उसके मेंटोर थे टीम के, जिस LBW पे बगैर अपील को उंगली उठा दी जाए, कादिर भाई अपील कर करके थक जाते थे लोग, आउट, उस वक्त LBW का रिवाज ही नहीं था, सही है, वरना 4 नहीं 6 गुना ज्यादा विकेटें थी, बहुत ज्यादा, आपको याद होगा 10 ओवर के स्पेल में 6 से 8 गेंदें मारते थे, जब भी बड़े उस वक्त के खेले हुए लोग, जैसे इमरान खान कहते हैं ना कि सुनील गावस्कर ने वो बॉलिंग खेली है जो शायद सचिन ने नहीं खेली, सचिन है ग्रेट प्लेयर, वसीम को खेला, वकार को खेला, मैकग्रा को, लेकिन उनका जो खतरनाक, नहीं क्रिकेट एडवांस हुई तो फास्ट बॉलिंग का डर भी कम हुआ, लेकिन उस वक्त आ गए ना आपके पास, आप देख तो ले वो कौन सी पार्टियां थी भाई, मतलब वो 4 बॉलर्स खेलते थे, और वो जो बाहर बैठता था सिल्वेस्टर क्लार्क, मतलब वो जब कोई उसे नेट में बॉल करते हुए देखता था तो वो समझता था क्राउड में आया कि यार यही सबसे खतरनाक बॉलर है इनका, वो उसे प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती, तो यार ये हाल था उस वक्त बॉलिंग का, तो नो डाउट अबाउट इट, हर टीम में एक सुनील गावस्कर होता था और 4 फास्ट बॉलर इतने बड़े होते थे, बिल्कुल कॉम्पैक्ट टीम होती थी, एक को नहीं झेलना आपने, 4 को झेलना। ये जो अंसी करोनिये थे मर गए, ठीक है, अच्छा हुआ कि मर गए, पता नहीं इज्जत की मौत जिल्लत की मौत मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि यार इन्होंने जो भांडा फोड़ा, मुझे शिकायत ये है, मैंने अभी कुछ दिन पहले यहाँ बात की कि वो कामली का इल्जाम, तो वो कामली के इल्जाम पर मैंने नेगेटिव वीडियो की कामली के लिए, उसकी वजह ये थी कि मुझे याद था, मैंने कहा यार इस पर ये वो जगह है कि आपको इसमें कोई भी बात करनी है, आपको समझना है। मैंने 2011 में बड़े लीडिंग भारतीय चैनल पर विनोद कामली का स्टेटमेंट सुना,
कि यार 1996 में हमें पहले बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। अच्छा, उस मैच से पहले हुआ भी यही था कि 3 डे एंड नाइट मैच जो है 4 में से वो टीम जीती हुई थी जिसने पहले बैटिंग की है। तो लेकिन अजहरुद्दीन का उस पर जवाब जस्टिफिकेशन जो आएगा, कामली शायद मीटिंग में सो रहे होते थे बैठ के, हमने तो तय यही किया था क्योंकि श्रीलंका चेस करता था हमारे खिलाफ, पहले उन्होंने अच्छे रन चेस किए थे ग्रुप मैच में, जहां तेंदुलकर ने 137 किया था, फिर भी वो चेजर्स, वो आपको पता है क्या फॉर्मेशन लाए थे। तो मैंने कहा यार वो जस्टिफिकेशन आए, लेकिन कामली का जो शक था कि जिस तरह हम 98 पे 1 थे सब आउट होना शुरू हुए, तो मुझे वो पागल लगा आदमी, माजरत के साथ वो पागल लगा। इसलिए लगा अबे जय सूर्या मुझे याद है भाई उस बात से, अरे भाई राउंड द लेग्स बॉल कितना ब्रेक हो रहा था रफ से, पीछे से लोग बोल्ड हो रहे थे, चाहे जडेजा हो चाहे कुछ हो, तेंदुलकर उधर स्टंप हो गए। मैंने शिकवा ये किया उसमें, मैंने जो वीडियो बनाई तो मुझे ये गुस्सा था कि भाई आपने पूरी टीम को सस्पेक्ट दे दिया, इन पर तो चलो दाग लगे हुए थे, आपका दोस्त सचिन तेंदुलकर उसमें नहीं खेल रहा था, आपको नहीं पता इंडिया में मतलब क्या बोलते हैं सचिन को, देवता बोलते हैं, देवता बोलते हैं यार, भगवान बोलते हैं, मतलब रत्न अवार्ड और कौन कौन सी चीजें, मतलब ऐसी कौन सी चीजें जो सचिन ने अचीव नहीं की। तो क्रिकेट और इंडिया के अलावा बाहर आ जाए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ जब सचिन तेंदुलकर का नाम आता है बाकी सबको छोड़ दें, लेगेसी ऑफ गेम है वो, उसकी कोई डिनाई नहीं कर सकता, जो लेगेसी वो छोड़ के का एहतराम, इंडीड जैसे जावेद मियांदाद का क्रिकेट में नाम आता है ना, बहुत उनके हंसी मजाक जो उनका स्टाइल था, शुगल बच जो वो, तो मैं सिर्फ एक वर्ड लिख देता हूँ यार, इंडीड रिस्पेक्ट, क्योंकि देखा कि क्रिकेट के खेल में लड़ने वाले लोग छक्के वक्के नहीं लगते थे भाई, खड़े होना पड़ता था तेज तेज बॉलर्स के आगे, तब आप उन्हें इधर चुर्री निकाल के चौका मार रहे हैं, टेक्निकल क्रिकेट ज्यादा थी आज के मुकाबले में, एग्जैक्टली बड़ी शदीद क्रिकेट थी, बल्ले इतने अच्छे नहीं थे भाई, सर्कल के बाहर नहीं जाती थी। बिल्कुल मैंने सईद अनवर को, सईद भाई को 89-90 में जब ये ऑस्ट्रेलिया ट्राई नेशन हुआ 100 भी किया उन्होंने वहां एडलेड ओवल में श्रीलंका के खिलाफ, और टेरी ऑल्डरमैन को उसके बाद वाले मैच में 42 किया, टेरी ऑल्डरमैन को इतना बड़ा छक्का मारा एडलेड ओवल में, बैठ के याद होगा आपको साइज विल्स के साइज, लेकिन सईद अनवर भी मोस्टली जब ऑफ स्टंप पे निकल के मारते थे तो हल्का सा आधे बैट पे भी आए तो वो बैट इतने इफेक्टिव नहीं, अगर मिडिल नहीं हुआ है ना बॉल तो मुश्किल से सर्कल से बाहर गिरेगी, वो हार्डली 32-35 मीटर जाती थी, बिल्कुल, और सर्कल वाला फील्डर ही होता 20 पे था, 20 मीटर पे, तो ये वो क्रिकेट थी, तो दैट्स व्हाई मतलब आई प्रेज्ड हिम अ लॉट। और उसके अलावा जो है मैं आपको ये बताता चलूं कि अजहरुद्दीन ने बहुत अरसे भारत की कप्तानी की, जितना उनमें कूट कूट कर टैलेंट भरा था वो शो नहीं कर पाए, उतना शो नहीं कर पाए, उन्होंने शो किया नहीं। दोनों बातें हो सकती है क्योंकि जाहिर है तो मेन किरदार है इंडियन क्रिकेट में, बात हो अगर इस काम की तो उसका बड़ा हिस्सा है, मुकेश गुप्ता उनके साथी रहे, अजय गुप्ता रहे, बात ये नहीं है अली रानी। मैं अभी किसी दिन होमवर्क करके एक और प्रोग्राम करते हैं, देखिए होमवर्क बहुत जरूरी है, मुझे याद है वो प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स मुझे याद है कौन थे, कैसे थे, किस तरह से थे, तो अब ये है कि 3-4-5 मिनट में हम अपनी इस स्टोरी को समेटने वाले हैं, तो अब जरा मुद्दे पर लेके चलते हैं कि बस क्या है कहानी। तो कहानी ये है कि भाई भारत में शायद उस एरा में भी अच्छे प्लेयर्स आ रहे थे, लेकिन अजहरुद्दीन शायद अपनी मर्जी के लोग खिला रहे थे, मनोज प्रभाकर परफॉर्म नहीं करते थे फिर भी वो खेलते थे, ऑल ऑफ द सडन मनोज प्रभाकर जब बाहर हुए तो कुछ नए बॉलर्स आने लगे, नौजवान आने लगे, कुछ बीच के क्रिकेटर्स थे वो गायब कर दिए गए, अजय जडेजा, आपको याद है एक आदमी कोचिंग में बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहा है मुख्तलिफ जगहों पर जहां जहां कोचिंग करता है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, रॉबिन सिंह कितना लेट कमर था वो इंडियन क्रिकेट में, हालांकि यार ही वाजंट अ बैड बैट्समैन इधर, वो बड़ा अच्छा बैट्समैन था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1999 के वर्ल्ड कप में चारों आउट, अजय जडेजा ने 100 किया, रॉबिन सिंह खड़े हो गए, आनी दीवार बन के खड़ा हो जाता था जवान, अच्छा प्लेयर था, बॉलिंग कमजोर था, लेकिन शायद 3-4 साल पहले उसकी बॉलिंग अच्छी होती होगा, बिल्कुल होगा। ये लोग कहाँ गए? अब वो निखिल चोपड़ा भी थे इस स्टोरी में, वो एक ऑफ स्पिनर आए थे ना, वो बॉलर ऐसे खड़े करते थे वो, तो वो अगर भाई उन्हें खिलाते थे, नहीं माजरत किस बात की भाई, मैं सीधी बात करता हूँ, मेरे जितने भी भाई हैं वो जानते हैं, इधर वाला उधर, अब वो निखिल चोपड़ा थे, सकलैन मुश्ताक तो वो थे नहीं, तो बात ये है कि देखिए मैंने मुश्ताक अहमद का नाम नहीं लिया, सकलैन मुश्ताक का नाम लिया, तो ये है कि वो निखिल चोपड़ा ऑफ स्पिनर, ये वो लोग होते हैं जो दूसरे तरीके से इज्जत बनाने के लिए शायद जल्दीबाजी कर रहे होते हैं, ये वो क्रिकेटर। एक और स्पिनर आया था आशीष कपूर, जी बिल्कुल, उसे शारजाह में खिलाया, अच्छा निखिल चोपड़ा ने भी बॉलिंग की, आशीष कपूर फ्लाइट देता था, लूप देता था, छोटी हाइट स्पिनर को सूट करती है इस तरह का एक्शन ना, लूपी, तो आशीष कपूर को बड़ी जल्दी गायब कर दिया, निखिल चोपड़ा को खिलाया,
फिर ये था, वो आपको याद होगा जिसने सकलैन को कराची वाले वनडे में छक्का मार दिया था, राजेश चौहान जी, राजेश वो आया, उस पे थोड़ा सा एक्शन बड़ा उसका मशकूक था। हाँ। लेकिन वो भी बड़ा लेट उसको निकाल के लाए। निखिल चोपड़ा को चलाते रहे अजहरुद्दीन। बहुत कहने की बात ये है कि वही लोग जो कंट्रोवर्शियल थे, आप समझिएगा, आप सब बहुत समझदार हैं, आप थोड़ी रिसर्च भी कीजिएगा, ये सब वो लोग हैं जिनकी कारकर्दगी पर इंडिया में उस वक्त भी तनकीद होती थी। इंडियन मीडिया बोलता था कि यार ये परफॉर्मर्स नहीं है, ये फिर भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो यही वो लोग हैं, ये साथ रखे हुए होते। बात ये कि कप्तान के हाथ में सब कुछ होता है भाई। मैं तो अजहरुद्दीन को ही कसूरवार करार देता हूँ इन सारी बातों का। यार आपको जब गुप्ता वगैरह, गुप्ता शायद गुप्ता की लाइन है जो कल मैं शेयर कर रहा था और कहते कहते रुक गया था कि वो गंगोली से हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। उसने कहा गंगोली से तो हिम्मत ही नहीं थी हमारी, क्या कोई बात कर ले। तो क्यों, तो अजहरुद्दीन इतना आसान अदब क्यों, तो उनसे हिम्मत, यानी उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड पीछे ऐसा क्लब क्रिकेट से, डोमेस्टिक क्रिकेट से मिलता होगा, चला आ रहा होगा ना कि यार तू मुझे पैसे दे दे मैं हरा दूंगा। बिल्कुल, तो ऐसा होता है वो। या फिर उनका ये रिकॉर्ड होगा कि उन्हें पता होगा मुझ पे कोई हाथ नहीं उठाएगा तो दिन, ये भी तो होता है ना, उठाएगा पावरफुल इंपैक्ट उनका बैक साइड, पावरफुल तो है, वो है अभी भी कहीं सियासी। वही बात मैं किस तरफ कहना चाह रहा हूं, क्या मतलब वो क्या गुंडे हैं अजहरुद्दीन वहां के? हो सकता है कि क्लब क्रिकेट में शायद अपनी मर्जी से आते हो, बदमाशी के जाके मैच खेलते हो सकता है, नहीं तो बैटिंग में क्या बदमाशी से मैच होते हैं। हो सकता है। अजय जडेजा ने 1996 में वकार यूनिस की पिटाई लगा दी। बिल्कुल, आपने जाके अजय जडेजा को जो है 1999 के बाद 2000 में गंदा करा दिया, गंदा प्लेयर बना दिया आपने उनको। तो ये गलत हो गई ना कहानी, ये गलत हो गई ना कहानी, तो बताएं ना खुल के। बस खुल के मैं कहता हूँ अजहरुद्दीन के बारे में। और वो जो रेड है आपका चूहा, क्या नाम है उसका, मलक साहब, वो मलक साहब को मिलवाया किसने था? प्रभाकर ने। प्रभाकर मनोज अगली वीडियो में फिर बात कर रहे हैं ना स्टिंग ऑपरेशन, बिल्कुल करेंगे, कर रहे हैं ना। उसी में तो सबके घरों में छापे पड़े थे, और जो कॉलेज ट्रेस हो गई भाई। ये जो कहानी है इसका पूरी दुनिया से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आज शुरू की है, ये कल शुरू की थी। कल सिर्फ एक रिपोर्ट को वजह बनाया था पाकिस्तान में, अभी ये सब वहीं तक जाएंगी। पूरा इसकी प्रोग्रेस करते हैं हम दोनों मिलके, और कोशिश रहेगी कि हम दोनों शिद्दत से साथी हों और साथी प्रोग्राम करें। और ये सीक्वेंस है, ये पार्ट 1 है। आप अभी मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, टाइटल बाद में बनाऊंगा, जब लगेगी तो आपको टाइटल पे दिखेगा। ये इसका फिक्सिंग सागा का जो है, ये लेगेसी, इसका पार्ट 1 है। और पार्ट 2, 3 जितने भी करने पड़े हैं, केस स्टडी हो रहा है, केस स्टडी किया है, आज आपको बताया है। अब ये इसके अंदर जितनी कहानियां थी ना, किसके घर पे से कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इस तरह की बात की जाएगी। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखते रहनी है और सब्सक्राइब कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जरा यार सब्सक्राइब तेज करें और करवाएं। देखिए, अगर आप लोग मोहब्बत करते हैं हमारे चैनल से, तो आप अपने भाई के चैनल को प्रमोट इस तरह से कर सकते हैं। देखें, अगर मैं किसी चीज को शेयर कर दूंगा तो शेयर करने वाला, मैं अच्छा काम करूंगा, लेकिन आपको पता है लोग मसरूफियत में भूल जाते हैं। हाँ यार मैं शेयर करता, हाँ दादा मैं कर देता हूँ सब्सक्राइब, बैठूंगा, फिर जब यूट्यूब पे बैठे तो भूल गए कि व्हाट्सएप आया हुआ था। तो यह है कि अपने अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और सबसे सब्सक्राइब करवा लें और मैसेज वॉइस नोट साथ छोड़ दें कि यार सब्सक्राइब करके मुझे बताओ। तो ये है कि फिर सब्सक्राइब करवाएं। और हाँ, सब्सक्राइब किसको कराएं? वासे हबीब, क्रिकेट विद वासे हबीब चैनल का नाम है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें और उसको शेयर भी करें आगे, और बेल आइकन को भी दबाएं, और बेल आइकन पे ऑल को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबको मिल जाए। पर्सनलाइज में आई थिंक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा। दूसरी बात ये थी बाकर भाई के, मैंने वो जो प्लेइंग 11 डाली थी आपसे पहले जी, इंडिया पाकिस्तान की, बहुत सारे दोस्तों की प्लेइंग 11 आ गई है, तो मैं दिन में 2 वीडियो भी करता हूँ। तो ये है कि अभी इस प्लेइंग 11 की भी एक वीडियो करनी है, तो मैं आपके साथ बैठकर काम करता हूँ। तो कल हम इस चीज को जब फॉलो करेंगे तो एक वीडियो उस प्लेइंग 11 जो मैंने वादा कर रखा है, जितने 15, 20, 25 लोगों ने भेजी है, तो वो प्लेइंग 11 जरूर शेयर करेंगे सबकी। कुछ बड़ी अट्रैक्टिव है, मेरे दोस्त हैं असद चौधरी, उनकी अच्छी है। एक और है यार, वो भाई बड़ा अजीब सा उनकी तस्वीर है, मैं नाम बोल रहा हूँ भाई, आपकी भी बड़ी अच्छी, आपका नाम नहीं होता, वो आपका कोई टाइटल है, तो उनकी भी प्लेइंग 11 अच्छी है। प्रतीक की भी अच्छी है। ये सारी प्लेइंग 11 हम जरूर डिस्कस करेंगे, शेयर भी करेंगे, उसके बाद भी करेंगे लोगों के साथ, बिल्कुल सबकी शेयर करेंगे। तमाम अपने देखने वालों को यही कहेंगे कि आप लोग इसी तरह देखते रहें और हमें अच्छे तरीके से लाइक करो। सही बात करते हैं। देखिए, बात ये कि ना मेरी बात है ना इनकी बात है, बात क्रिकेट की है बस। तो इसे फैलाएं, अपने अपने जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशली आप सब बहुत स्ट्रांग होंगे, इसको फैलाएं और इसको लाइक करें। हमें भी लगे कि हम काम कर रहे हैं, होमवर्क बेस्ड प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो मजा आए और हमें भी और मजा आए और अच्छा लग रहा है कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट है, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आखिर में वो लाइन 4 स्क्वायर नगाइन मोंगिया, 4 स्क्वायर, हाँ 4 स्क्वायर से जरा अगली कहानी शुरू करेंगे। अब जब अगला पार्ट है ना, तो ये आज जो है ना, ये सागा का पार्ट 1 यहीं एंड होता है। अब इसके पार्ट 2 में अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत मशहूर हूँ फैजान बाकर के साथ, मशहूर वासे भाई, सैयद फैजान बाकर,
सैयद फैजान बाकर मेरे दोस्त और मुझे वासे हबीब को आज के लिए इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।